नमस्कार प्रिय पाठकों और विद्यार्थियों। हमारा आज का विषय है प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद कहानी एवं उपन्यास सम्राट कहलाते हैं और कथा रचनाओं में उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में जो गिनी जा सकती है उनमें से हैं घास वाली ईदगाह, बड़े भाई साहब, नशा, पूस की रात, कफन और ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं या पूस की रात कहानी किस तरह की है और ये कहानी विमर्श में क्या स्थान रखती है, इस विषय पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। पहले ये समझ लें कि कहानीकार प्रेमचंद आज भी हमारे लिए कितने समसामयिक है। चूंकि प्रेमचंद मानव मन के कुशल चितेरे कहलाते हैं, उनसे जब एक बार पूछा गया कि आप कहानी जब लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, या आपका प्रेरणा का स्रोत क्या है, या कहानी लिखने के सूत्र क्या है, तो इस विषय पर उन्होंने जवाब दिया कि जब भी मैं कलम उठाता हूँ तो प्रेरणा या अनुभव को ड्रामाई रंग देने का प्रयास करता हूँ। मेरी कहानियों में महज घटना या मनोरंजन नहीं होता, बल्कि किसी दार्शनिक या भावात्मक लक्ष्य को लेकर के मैं कहानी लिखता हूँ। अगर ये सब नहीं होता तब तक मेरी कलम नहीं उठा करती। ठाकुर का कुआं एक विशिष्ट कहानी है। वर्तमान में चल रहे विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे हम दलित विमर्श की जब बात करेंगे तब यह कहानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आती है और प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण पक्ष दुनिया के सामने, खास करके भारतीय रचनाकारों में एक अहम स्थान रखती है। ठाकुर का कुआं वैसे बेहद छोटी कहानी है, कह सकते हैं कि लघु कथा है। वैसे ये कहानी के नाम पर छोटी रचना होने के कारण, लघु कहानी होने के कारण बड़े पाठकों के लिए वो रस, वो महत्व नहीं रखती। चूंकि कहानी सीधे सरल शब्दों में कही गई है, इसमें कुल मिलाकर के 3 पात्र हैं, गंगी और उसका पति, तीसरा ठाकुर। बाकी उस गांव का परिवेश है, सामाजिक संरचना है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। हम कहानी में अंदर प्रवेश करें या विश्लेषण करें, उससे पहले ये जान लें कि कहानी आखिर क्या है, यानी उसका सारांश क्या है, ताकि
आम पाठक ये समझ सके कि कहानी में क्या है। नाम ही जिन्होंने सुना है या प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं क्या है, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस कहानी में जो ही पाठक प्रवेश करता है तो ग्रस्त जीवन दिखाई देता है। एक छोटा सा परिवार जिसमें गंगी अपने बीमार पति के साथ दिखाई देती है। और बीमार को क्या चाहिए? दवाइयाँ, लेकिन उसके पास किसी तरह की दवाई नहीं, बल्कि प्यास लगती है और पीने के लिए पानी चाहिए। तो गंगी पानी की व्यवस्था करती है। और पानी, चूंकि ये कहानी आज की नहीं, देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, यानी 20वीं सदी के पहले से तीसरे दशक के बीच की स्थिति की कहानी है, जब सामाजिक परिवेश किस तरह का था ये समझ सकते हैं कि मध्यम वर्ग उस वक़्त कम था, अभिजात्य वर्ग था और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में भी वो दलित समाज जिससे छुआछूत की जाती है। हम इस कहानी को इसी तरह से समझ सकते हैं। माना कि आज के दौर में छुआछूत इस अर्थ में नहीं है या उस रूप में नहीं है कि जब एक दलित, खास करके जिसे हम मैतर, हरिजन या भंगी कहते हैं, उनके रास्ते से, सड़क से गुजरने पर उनकी छाया पड़ने मात्र से उच्च वर्ग वाले छूत कहलाते, छूत लग जाया करती थी। और वो कहते कि अब हमें नहाना पड़ेगा, यानी अपवित्र हो गए इसलिए दोबारा नहाना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें समाज में प्रचलित थी। ऐसे दौर में गंगी अपने पति के लिए पानी की व्यवस्था करे तो कैसे करे, क्योंकि उस समय कुएं थे। वो एक ठाकुर का कुआं था और एक साहूकार का कुआं था। उनसे वो पानी नहीं ले सकती थी। ऐसे में वो इधर उधर से जहाँ से भी पानी लाती, या उनका जो कुआं था सार्वजनिक, पूरा गांव जहाँ से पानी भर सकता था, जिस पर ठाकुर या साहू का कब्जा नहीं था। वो एक तरह से ठाकुर का और साहू का कुआं जो कहलाता है, वो उनके व्यक्तिगत कुएं थे, जिस कुएं पर चढ़ने का और पानी भरने का हक तक नहीं था। ऐसे में उनके कुएं में जानवर मर गया और पानी में गंदगी थी, बास मार रहा था। तो पति कहता है कि ये पानी बास मार रहा है और पीते हुए झिझक रहा है। तो कहता है कि नाक बंद करके इस पानी को पी लेता हूं। गंगी कहती है नहीं, ठहरिए, क्योंकि अगर ये पानी गंदा है, बास मार रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पानी में कीटाणु है, बीमार आदमी के लिए ठीक नहीं है। ये बीमारी को ठीक करने तो दूर बल्कि और बीमार बनाएगा। इसलिए आप ठहर जाइए और मैं पानी लेकर आती हूँ। वो पानी लेने के लिए निकलती है। बस कहानी इतनी सी है। पानी लेने के लिए वो निकली और ठाकुर के उस कुएं की तरफ बढ़ती है। पाठक ये समझ जाएगा कि जब वो ठाकुर
के घर की तरफ बढ़ती है तब वहाँ कुछ चहल पहल दिखाई देती है और आप ये समझ सकते हैं कि सभी के सामने से गुजरकर कोई तक नहीं जा सकती। सो उस भीड़ को छटने के बाद बकुए की तरफ बढ़ने की जुगत लगाती है। तो दो दो पांच आदमी जो बातें कर रहे थे इधर उधर की, होशियारी की या अपने काम बनाने की, 420 की, या कहें कि अपना काम येन केन प्रकार में कैसे बनाया जाता है, इस तरह का दुनियादारी की वो बातें कर रही थी। और गंगी उनकी बात सुनकर के समझती है कि ये ऊंचे बनते हैं और हमें निम्न कहते हैं। इनके कर्म देखिए कि कितने घिनौने हैं, दूसरों का हक छीन रहे हैं, गलत तरीके से अपना काम कर रहे हैं और डींगे हाँक रहे हैं और हमें देखते कहेंगे कि ये निम्न है और ये ऊंचे है। कहानीकार प्रेमचंद गंगी के शब्दों में कहलाना चाहते हैं कि कथित ऊंचे ऊंचे नहीं होते, महज सामाजिक व्यवस्था में वो जिस जाति में जन्म लिए हैं महज उस जाति के कारण ऊंचे कहलाते हैं। और ये बदलाव जरूरी है। रचनाकार समाज के उस मर्म पर उंगली रखता है, चोट करता है। इसलिए मानव मन के चितेरे कहानीकार प्रेमचंद किस तरह से चित्रण करते हैं, समाज को उधेड़ कर रख देते हैं। गंगी देख रही है कथित अभिजात्य वर्ग के लोगों की बातें सुन रही है। आप जब कहानी पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं मैं यह कहानी का केवल सारांश बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि फिर वह गंगे आगे बढ़ती है। तब जब उसे अवसर मिलता है तब कुएं की तरफ वो कदम बढ़ाती है। कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही होती है तो वो एक पेड़ की आड़ लेकर के ठहर जाती। जब वो महिलाएं निकल जाती तो चारों तरफ देखती है और होशियारी के साथ फिर कदम बढ़ाती है। चाक चौबंद होकर के कुएं पर पहुंचती है, अपने कलसे में रस्सी का फंदा डालती है और कुएं में गिरा देती है। वो बड़ी तेजी से पानी खींचती है और लगभग कुएं की मुड़ेर तक कलसा आ जाता है कि तभी ठाकुर के मकान का दरवाजा खुलता है और गंगे के हाथ से रस्सी छूट जाती है। धड़ाम से पानी में आवाज आती है। प्रेमचंद लिखते हैं कि ठाकुर का खौफ उसमें इस कदर था कि शेर अगर दिखाई दे जाए तो आदमी की हालत क्या होती है, ठीक वही गंगे के साथ होता है कि ठाकुर का दरवाजा क्या खुला, जो कलसा मुड़ेर तक आ चुका था उसको पकड़ने के बजाय रस्सी ही हाथ से छूट जाती और वो बिल्कुल पीछे मुड़कर सिर्फ एक शब्द सुनती है कि कौन है। इसका जवाब उसके पास नहीं और वापस दौड़ जाती है। कहानीकार प्रेमचंद बताते हैं कि दृश्य बदलता है। दृश्य है कि वो अपने पति को देख रही है, चूंकि उसे बहुत देर हो चुकी थी। पति ने इंतजार किया था। बीमार पति पानी की प्यास बर्दाश्त करते हुए इंतजार करता रहा
जब देखा कि वो नहीं आने वाली तो उसी गंदे पानी को मुंह लगाए हुए था और कहानियां समाप्त हो जाती। कहानी इतनी सी है। पाठक ये अंदाजा लगा सकता है कि इस कहानी को पढ़कर के एक प्राथमिक विद्यालय का बालक महज एक बैठक में इस कहानी को पढ़ जाएगा और सीधे सीधे समझ जाएगा कि ये कहानी एक बीमार पति की उस पत्नी के मुंह से दिखाई गई कहानी है, जो गांव के अंदर जो कुएं हैं उनसे पानी नहीं ले सकती और एक कुएं जिससे वो पानी ले सकती है उसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया। वो तालाब हो सकता है, बहता हुआ पानी हो सकता है, तालाब हो या बहता हुआ पानी जिसमें पशु बैठते हैं, गोबर कर देते हैं, जिस पानी को पीने के लिए वो मजबूर होते हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, नहरों में, तालाबों में या बहते हुए पानी में जिसमें हम नहाते हैं या उसका पानी पी लेते हैं, उसमें मज़े से जानवर भी बैठते हैं और विष्टा करते हैं, पोटा करते हैं और उस पानी को पी जाते हैं, उसी में नहा लेते हैं। लेकिन एक समाज, दलित समाज, मैतर समाज, जिसके साथ हिंदू वर्ण व्यवस्था के तहत सदियों से भेदभाव होता रहा, बेशक आज़ाद हुए 7.5 दशक हो चुके हैं, अभी के पाठक अपने आसपास इतनी छुआछूत नहीं देख सकते। ये थोड़ी पुरानी कहानी है, लगभग इस कहानी को हम कहें कि 80-90 वर्ष पीछे जाने की जरूरत है, जब देश गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा था। उस समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी? एक तबका अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, दूसरा तबका इसी समाज में समानता के हक के लिए लड़ रहा था। जब बात समानता की आती है तो इसके बहुत बड़े पैरोकार गांधी जी नहीं, दूसरा नाम उभर के आता है और यहीं से हम ये समझ सकते हैं कि गांधी जी देश के नेता थे, गांधी जी आज़ादी के प्रतीक थे। अंग्रेजों के विरोध में एक मुकम्मल आवाज़ उठाने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं गांधी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार 1915 से लेकर के 1947 तक लड़ाई लड़ी गई, खास करके 1920 से लेकर के सत्याग्रह किए, असहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब ये आज का विषय नहीं है, इस कहानी का विषय नहीं है। लेकिन ये बताने के लिए कि वो परिवेश था जब गांधी जी के नेतृत्व में देश आज़ादी के लिए मशक्कत कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, साम्राज्यवादियों से लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भारतीय समाज की अंदरूनी छवि क्या थी, जिसके लिए कुछ समाज को बदलने वाले नेता राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल में लड़ रहे थे। वो एक अलग विषय है। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह,
विधवा विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उस समय आवाज़ उठाई और अपने बेटे की शादी कर दी विधवा से। ये अलग विषय है। लेकिन सामाजिक भेदभाव किस कदर था और इस भेदभाव के खिलाफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर पहले व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और बाद में चलकर के गांधी जी ने मुकम्मल आवाज़ उठाई, लेकिन देश की आज़ादी के लिए। लाला लाजपत राय, बाल पाल लाल, इन तीनों के नेतृत्व में लड़ाई चल रही थी। उस समय गांधी जी का पदार्पण होता है और गांधी के नेतृत्व में देश एक होकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ता है। गांधी जी के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन सामाजिक विषमता के खिलाफ अंबेडकर खड़े होते हैं। तब गांधी को लगता है, सो गांधी कहते हैं कि मैं देश का प्रतिनिधि हूं, सो जो भेदभाव किया जा रहा है, सदियों से जिनके साथ असमानता, विषमता और छुआछूत की जाती रही है, मैं उनका भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। तब पाठकों को इस कहानी के बहाने मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय देश ने देखा कि देश में दो नायक हैं। एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले गांधी, तो दूसरे सामाजिक समरसता की लड़ाई लड़ने वाले भीमराव अंबेडकर, जो इसी तबके से पैदा हुए, उस परिवार में पैदा हुए जो ये सब देखता है, जो गंगी के बतौर प्रेमचंद लिखते हैं। तो इस तरह की कहानी, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन और गोदान के कुछ ऐसे पात्र जिसमें प्रेमचंद उस दलित तबके की जो छुआछूत के दंश का ग्रस्त था, एक ऐसी कोड इस समाज में जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती, सदियों से चली आ रही थी, उससे ये प्रेमचंद अपनी कुछ कहानियों में कुछ पात्रों के माध्यम से, पूस की रात हो या कफन हो, जिसमें कफन तक नहीं मिलता, या कफन के लिए जो पैसे मिले, कफन उड़ाने के लिए जो पैसे मिले, उसकी बजाय उस पैसे से वो पेट भर खाना खाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से एक वो करैक्टर, वो चरित्र इस तबके का उभर के आता है कि कितनी मुफलिसी में जी रहा था। तो इस कहानी के माध्यम से पाठक, विद्यार्थी ये समझ सकता है कि इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे, पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे, तो इस दौर से पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 125-150 साल पीछे लौटना पड़ेगा। आज़ादी से भी 3-4 दशक पीछे लौटना पड़ेगा, जब हम अंग्रेजों के द्वारा शासित थे, शोषित थे, गुलाम थे। इसको यूँ समझ सकते हैं, इसे हम दलित विमर्शवादी कहानियों में शुमार करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि विमर्श क्या होता है? विमर्श का मतलब है कि जिस पर लगातार बहस होती है वैचारिक मंचों से, जो तबका, जिस तबके को समानता का हक नहीं है, वो तबके को लेकर के जब कोई रचनाकार रचना करता है, खास करके ऐसा तबका, बड़ा तबका इस समाज का स्त्री रही है, तो स्त्री चेतना की जो कहानियाँ लिखी गई, स्त्री विमर्श में उसको समेटा जाता है। जब बाद में स्त्री लेखिकाएं आई, तो स्त्री की वो कि पुरुष के
सानिध्य में, छत्र छाया में, परिवार में घर का मुखिया पुरुष होता है और स्त्री को पर्दे में रखता है, घर के बाहर नहीं आने देता, गुलाम सा व्यवहार करता है। शिक्षा जिसे आज आप देख रहे हैं कि आपके बगल में बैठ करके लड़की भी उतनी ही शिक्षित हो रही है, शिक्षित होकर के नौकरी कर रही है, तो आप नहीं समझ सकते कि एक दौर था जिसकी झलक अभी भी देखी जा सकती है, लेकिन उसे पढ़ाई का हक कब मिला। इसी तरह से दूसरा तबका होता है समाज का, जो हाशिए पर है, समाज के हाशिए पर है। खास करके गांवों में भी उनके मोहल्ले पश्चिम दिशा में हुआ करते हैं, एक तरफ एक कोने में पड़े रहते हैं। समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन समाज उनको अनुपयोगी मानता है। उनके साथ खाना पीना नहीं होगा, उनके साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं होगा, उनको बराबर का स्थान नहीं दिया जाएगा, खाट या बराबर की सीट पर बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। ये आज भी हम कई जगह पर देख सकते हैं, खास करके गांवों में, सरपंच के चुनावों में अगर दलित या स्त्री सरपंच हो गई है तो गांव वाले किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसे आप भली भांति देख सकते हैं। जो गांव के पाठक हैं, जो गांव से विद्यार्थी हैं, इस रूप में भी देखने का प्रयास करें, या उस तबके से हैं तो वो सहज ही अंदाजा लगा सकता है। घर वालों से पूछ करके कि क्या थे अंबेडकर, क्या थे गांधी, और क्या था आज़ादी के ठीक 3-4 दशक पहले की स्थिति, क्या ऐसी थी कि जिसमें कुआं किसी ठाकुर का हो और उस कुएं से दलित पानी भर के ले आए। मैं ये कहूँ कि आज़ादी के 2-2.5 दशक बाद या 7वें दशक में, 20वीं सदी के 7वें दशक में, 7वें-8वें दशक में मैंने देखा कि जिस कुएं पर आम जनता पानी भरेगी, उस समय तबका आकर के उनकी महिलाएं सीधे सीधे पानी नहीं भर सकती जब तक वो महिलाएं कुएं पर हैं। जो ही कुआं खाली होगा तब तक वो महिलाएं इंतजार करेंगी या उस कुएं से पानी भर करके लाएंगी जिस पर आम आदमी नहीं पहुंचते। लेकिन वो कुआं जिस पर पूरा गांव पानी भरता हो, उस पर वो महिलाएं पहली बार तो पानी भरने जाएंगी नहीं, और कई तो तब तक इंतजार करेगी ठीक वैसे ही जैसे गंगी ने सारी भीड़ को छटने दिया। जब भीड़ छट गई तो कुएं की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुएं पर जब औरतें पानी भर रही थी तब वो पेड़ की छांव में अपने को बचाकर उन औरतों से, कि जब तक वो औरतें वहाँ से प्रस्थान न कर जाए, कुआं खाली न हो जाए, तब तक वो कुएं पर कदम नहीं रखती, वरना वो महिलाएं उसे टोक सकती थी। और चूंकि उसे ये तो पता था कि ये ठाकुर का कुआं है, पर वो कभी उस कुएं तक नहीं पहुंची। तो पाठक इसी से अंदाजा लगा सकता है कि कहानीकार प्रेमचंद मानव मन के ही नहीं, सामाजिक विषमता को भी गहराई से समझते हैं जब वो कफन कहानी लिखते हैं, ठाकुर का कुआं लिखते हैं, पूस की रात लिखते हैं, या गोदान में वो पात्र जिसमें दलित पात्र, एक ब्राह्मण दलित लड़की से मोहब्बत करता है, तब वो ब्राह्मण मिलकर के वहाँ किस तरह से बखेड़ा खड़ा करते हैं, ये हम ये समझ सकते हैं कि बाद में चल करके 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में आकर के हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाकार, कहानीकार,
कथाकार, यहाँ तक कि अपनी आत्मकथाएं लिखने वाले दलित समाज के पढ़े लिखे साथियों ने आत्मकथाएं लिखी, लेख लिखे, और यहाँ तक कि प्रेमचंद की इन कहानियों का या मनुस्मृति का, चूंकि हम ये समझ सकते हैं कि अंबेडकर ने जब इंग्लैंड से पढ़ाई करके वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद, कई तरह की डिग्री हासिल करने के बाद, वो वही नौकरी करने के बजाय भारत लौटते हैं और ये सोच करके लौटते हैं कि जिस समाज से मैं हूँ उस समाज को सामाजिक हक दिलाने का काम मुझे ही करना है। तब वे एक तालाब पर पानी पी करके, ठीक गांधी जी की तरह, नमक तोड़ो आंदोलन गांधी जी ने किया, दांडी यात्रा की, गांधी जी की सत्याग्रह, इन सब से आप वाकिफ हो। और ये भी पता है कि उन्होंने नमक तोड़ो आंदोलन किया था, वो टैक्स न देने के लिए, वो सरकार को झुकाने के लिए, अंग्रेजों पर चोट करने के लिए। इसी तरह से अम्बेडकर ने कि पानी प्रकृति, हम प्रकृति के पुतले हैं और हवा जिस तरह से हमें मिलती है उसी तरह से पानी मिलना चाहिए। वो पानी हवा पर किसी का हक नहीं हो सकता, ये मूलभूत आवश्यकता है, और इसी पर किसी समाज का क्या हक हो सकता है। तो जिस तालाब पर दलित पानी नहीं पी सकते थे, अम्बेडकर उस तालाब तक जाते हैं और पूरे समाज के साथ, पूरे विश्व में एक बार फैस लिए सवर्ण तबका विरोध करता है, अंग्रेजों का शासन था। फिर अम्बेडकर जिस मंदिर में जाने के लिए दलितों को आज भी कई मंदिरों में, आपने सुना होगा राष्ट्रपति कोविंद पिछली बार एक मंदिर में गए और उस मंदिर की गंगा जल से धुलाई की गई, राष्ट्रपति होकर भी। कहने का मतलब ये है कि जब आरक्षित संरक्षित कर दिया जाता है तो ये तबका जब नौकरी में आता है, ठीक यही सब अम्बेडकर के साथ होता है कि बड़ौदा के राजा जब उन्हें वजीफा देकर के इंग्लैंड भेजते हैं तो इस शर्त के साथ कि जब वापस लौटेंगे तो वे यहाँ पर 2 साल तक नौकरी करके वो कर्ज उतारे। लेकिन बड़ौदा के राज में उनको कहीं भी मकान नहीं मिलता, रहने के लिए निवासी स्थान नहीं मिलता। इसके लेकर के कितना विरोध होता है। नौकरी करते हैं तो पानी पिलाते वक्त चपरासी दूर से पानी देता। ये छुआछूत का चश्मदीद उदाहरण, जिस घटना को वो खुद भोगते हैं, फिर इस आंदोलन को ऊंचाई तक ले जाते हैं। वो चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं, और संविधान में बनाते वक्त इस तबके के लिए कानूनन वो व्यवस्था करते हैं, आरक्षित सीटें रखते हैं, और वो तबका धीरे धीरे शिक्षा हासिल करता है। शिक्षा हासिल करके पहला काम करता है साहित्य लिखने का, ठीक जो अम्बेडकर ने किया। तो अम्बेडकरी विचारधारा से जो साहित्य लिखा जाता है उसे दलित विमर्श की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य की पड़ताल करते हैं तो चूंकि साहित्यकार मानव का चित्रण करता है और प्रेमचंद इस तरह के रचनाकार थे, तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में ऐसे पात्र आते हैं। हम सम्मान से प्रेमचंद का नाम लेते हैं। सदियों तक ये रचनाकार याद किया जाता रहेगा कि इसके लिए सभी समाज के सभी पात्र इनकी कलम से चित्रित होते हैं। हम आगे अन्य कहानी पर बात करेंगे। धन्यवाद।